बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम अपनी इस वीडियो में गॉर्डन ऑक्यूपेशनल चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको किस तरह से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसकी यूटिलिटी क्या है और इसको इंटरप्रेट कैसे किया जा सकता है। गॉर्डन ऑक्यूपेशनल चेकलिस्ट को 1967 में गॉर्डन ने इंट्रोड्यूस कराया और इसकी शॉर्ट एब्रिविएशन GOCL है। इस मेयर में वोकेशनल इंटरेस्ट को स्क्रीन किया जाता है स्टूडेंट्स में, और ख़ुसूसन उन स्टूडेंट्स में जिनके प्लान मैट्रिकुलेशन के बाद हायर स्टडीज़ के नहीं होते। यानी इसको आप इस तरह से जान सकते हैं कि ऐसे वोकेशनल इंटरेस्ट जो स्टूडेंट अपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट के बाद ऑप्ट कर सकते हैं और इसके बाद वो बरसरे रोज़गार हो सकते हैं, उनकी स्क्रीनिंग, उन टैलेंट्स की, उन इंटरेस्ट की स्क्रीनिंग हम गॉर्डन ऑक्यूपेशनल चेकलिस्ट के ज़रिए कर सकते हैं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक इंडिविजुअल को ऐसा मौका फराहम करता है जिसमें वो अपनी ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस का इजहार कर सके। ये हमारे लिए इक्वली हेल्पफुल होगा कि अगर हम इसको अडल्ट के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर एज की स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ का लेवल को मिडल और लोअर तक महदूद रखा गया है। लेकिन इसके अंदर एज की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो हम उन तमाम अफराद पे इसे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा ना हो, लेकिन एज के बारे में हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस की गाइडलाइन इस चेकलिस्ट के हवाले से नहीं मिलती हैं। दो और चीज़ें जिनका जानना ज़रूरी है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी जब आप इसको एडमिनिस्टर कर रहे होंगे। एक तो ये कि इसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए नहीं है, इसलिए सादा ज़ुबान है। इसको तमाम लोग जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी अच्छे से समझ सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि ये सेल्फ रिपोर्ट मेयर है। जिसकी हम ऑक्यूपेशनल स्क्रीनिंग करना चाहते हैं वो पर्सन खुद ही अपने रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी वो अपनी पसंद, नापसंद या प्रेफरेंसेस को हमसे खुद शेयर कर रहा होता है उन आइटम के ज़रिए जो इस चेकलिस्ट में मौजूद हैं। अगर हम GOCL को देखें तो इसमें टोटल 240 आइटम्स मौजूद हैं, और दरअसल ये आइटम मबनी हैं जॉब ड्यूटीज़ पे या टास्क पे जो कि हमें मिडल और लोअर लेवल के स्किल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑक्यूपेशंस के हवाले से नज़र आते हैं। यानी ऐसे ऑक्यूपेशन जिसमें कि हम हायर लेवल के मैनेजर्स को नहीं देख रहे हैं, बल्कि मिडल मैन, ऑफिसर लेवल्स या उनसे भी लोअर सपोर्ट लेवल के जो लोग हैं उनको हम इसके तौर पे देख रहे होते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है ये बहुत अहम है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप जब इसको आप कंडक्ट कर रहे होंगे। एक्चुअली रॉयस ने 1956 में कुछ ग्रुप्स एक्सप्लेन किए थे जो ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत थे, और अगर हम उसका जायज़ा लें, रफली अगर हम उसको कंसिडर करें तो उसमें बिजनेस, आउटडोर, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज के मुतालिक जो ऑक्यूपेशन थे उनके बारे में ग्रुपिंग की गई थी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम इन अल्फाज पे अपनी एक एब्रीवेशन बनाएं तो वो बोर्ड्स बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ एब्रीवेशन जिसकी बेसिस पे आपको ये जानने में, याद रखने में आसानी रहेगी कि इसमें किन किन डोमेन से मुतल्लिक ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट या ग्रुप्स मौजूद हैं। लेवल्स क्या हैं जो जैसे भी हमने देखा कि किन किन प्रोफेशंस की या वोकेशन से मुतल्लिक इसमें एक्टिविटीज़ और जॉब ड्यूटीज़ शामिल हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन्हीं ऑक्यूपेशन के लेवल्स कहाँ तक हैं। लेवल से मुराद ये है कि क्या आया वो बेसिक लेवल पे हैं या हायर लेवल पे हैं या मिडिल लेवल पे हैं। तो अगर हम जनरली बात करें तो प्रोफेशनल्स जो हैं उनमें मैनेजरियल लेवल्स की होती हैं स्किल्स, यानी हायर लेवल पे हैं। उसके बाद हम मिडिल मैनेजमेंट की बात करते हैं जो सेमी प्रोफेशनल या उनमें आप उसको सेकेंडरी लेवल की स्किल्स समझते हैं। उसके बाद हम अनस्किल्ड लोगों की बात करते हैं जो बिल्कुल एक तरह से सपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसा हमने पहले शेयर किया कि ये रॉय की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो ग्रुपिंग थी ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में, उस पर मबनी है। तो हम ये देख रहे हैं कि उसने सिर्फ जो लोअर 4 लेवल्स हैं
उसे शामिल किया है अपनी इस चेक लिस्ट में। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें हमें मैनेजर्स या डायरेक्टर लेवल की इंडिकेशंस नहीं मिलेंगी, बल्कि हम ये देख सकते हैं कि ऑफिसर्स, सपोर्ट स्टाफ या वर्कर्स लेवल की हमें इंडिकेशन मिल सकती हैं अगर हम लो क्वालिफाइड लोगों को आफ्टर मैट्रिकुलेशन इस चेकलिस्ट पे स्क्रीन करते हैं। टेस्ट एडमिनिस्टर आपने कैसे करना है, ये कुछ उसकी गाइडलाइंस हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड भी हो सकता है, आप खुद भी अपनी इन तरह के इंटरेस्ट को स्क्रीन कर सकते हैं। ग्रुप लेवल पे एक पूरी क्लास को भी आप दे सकते हैं, आप किसी एक इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं। नो टाइम लिमिट का मतलब है कि मैनुअल में मौजूद नहीं है गाइडलाइंस कि आपने इतने टाइम के बाद वापस ले लेना है, लेकिन जनरल प्रैक्टिसेस को अगर हम देखें तो तकरीबन 45 मिनट से 60 मिनट तक का एक टाइम दरकार होता है इसको अच्छे अंदाज में सॉल्व करने के लिए। और इसमें तमाम तरह के आइटम्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से मुतल्लिक हैं। करना आपने क्या होता है कि जो आपको मोस्ट कंसर्न अपने केस में लगता है, आपने उसे सर्कल कर देना होता है और उसके बाद आप उसकी एक समरी बनाते हैं अपने अल्फाज में। ऑल्दो के इसमें गाइडलाइंस मौजूद हैं कि आपने किस तरह से ग्राफिकली या कैटेगोरिकली या किस अंदाज में रिपोर्ट करनी होगी। इंटरप्रिटेशन, यहाँ एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक टेस्ट नहीं है बल्कि एक चेकलिस्ट है। टेस्ट आपको एक इंटरप्रिटेशन देता है, चेकलिस्ट आपको सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि कौन से खसाइस आप में मौजूद है और कौन से खसाइस मौजूद नहीं हैं, उनका मतलब क्या है, उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं। इसके जवाबात आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ उन आइटम्स के ऊपर आपको एक पिक्चर प्रेजेंट करती है जिनको आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आप अपना कोई कमेंट देना चाहें तो दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस।